हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। राजस्थान करंट अफेयर सीरीज का एक और पार्ट लेके हम हाजिर हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि हमारी रीच अधिकतम लोगों के साथ हो सके और हमारा कंटेंट उनके पास भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अमरकजी महादेव क्षेत्र जो उदयपुर में है, वहां पे राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी दी है। कहां पे नई लेपर्ड सफारी होगी? तो ये उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर के अंदर नई लेपर्ड सफारी की घोषणा करी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। कहां पे? अमरकजी महादेव क्षेत्र में। तो प्रश्न ये बनता है कि नई लेपर्ड सफारी जिसका नाम है अमरकजी महादेव क्षेत्र कहां पे है? तो उदयपुर में है। अमरकजी महादेव क्षेत्र लेपर्ड सफारी क्षेत्र उदयपुर में है। अमरकजी महादेव कहाँ पे है? उदयपुर में। और नई लेपर्ड सवारी कहाँ शुरू की गई है? तो उदयपुर में शुरू की गई है। ठीक है। अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं, ये विदित अच्छे से। और इसके अलावा जयसमंद झील पर भी लेपर्ड सफारी की सुविधा पहले से मौजूद है। क्या स्पष्ट हो गया? तो एक तो हो गया जयसमंद झील वाली लेपर्ड सफारी उदयपुर में होगी, एक अमरकजी महादेव क्षेत्र वाली लेपर्ड सफारी उदयपुर में होगी। इस प्रकार क्या स्पष्ट हुआ कि दो लेपर्ड सफारी है वो उदयपुर में है। अब इसके अलावा राजस्थान में कौन सी अन्य लेपर्ड सफारी है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक तो नारगढ़, एक जालाना और आमागढ़, ये है जयपुर में लेपर्ड सफारी। तो प्रश्न पूछे कि जयपुर में लेपर्ड सफारी कौन कौन सी है, या पूछे आमागढ़ लेपर्ड सफारी कहां पे, तो आपका आंसर क्या होगा? जयपुर। जालाना जयपुर और नारगढ़ भी कहां पे? जयपुर में। कुंभलगढ़ राजसमंद में, वहां पे भी लेपर्ड सफारी है, बिल्कुल है। इसके अलावा माउंट आबू में लेपर्ड सफारी शुरू हो रखी है। टोटगढ़ रावली में लेपर्ड सफारी है। खेतड़ी बंसियाल में लेपर्ड सफारी और जवाई बांध में लेपर्ड सफारी और सीतामाता अभ्यारण्य में भी लेपर्ड सफारी है। तो सीतामाता अभ्यारण्य कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के अंदर सीतामाता अभ्यारण्य है, वहां पर भी लेपर्ड सफारी है। तो राजस्थान में लेपर्ड सफारी अमरकजी महादेव क्षेत्र उदयपुर, जयसमंद झील उदयपुर, जयपुर में नारगढ़, जालाना और आमागढ़, फिर कुंभलगढ़ राजसमंद, माउंट आबू सिरोही, टोटगढ़ रावली अजमेर, उसके बाद में खेतड़ी बंसियाल और उसके बाद जवाई बांध और सीतामाता अभ्यारण्य, ये अन्य लेपर्ड सफारी है। क्लियर हो गया? उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की स्थापना 1559 में किसने करी थी? महाराणा उदय सिंह ने। प्रश्न बनता है कब करी? उदय सिंह नाम से तो स्पष्ट, वैसे भी आपको पता हो जाएगा, लेकिन साल है 1559। ठीक है। अब एक बात बताओ, जोधपुर की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में बताना आप। ठीक है। अब जो जेम्स टोड थे, घोड़े वाले बाबा थे, उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे रोमानी शहर ये संज्ञा दी थी। किसके लिए? ये इन्होंने उदयपुर को कहा था कि पूरे भारतवर्ष में सबसे रोमानी शहर कौन सा है? वो अपना प्यारा खूबसूरत ब्यूटीफुल उदयपुर है, झीलों की नगरी उदयपुर है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत जो चयनित होंगे स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी उनको। यानी एक एग्जाम होगा राजस्थान लेवल पे और उस एग्जाम को नाम दिया गया राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम। उस एग्जाम में जो भी क्वालिफाई करेंगे, अगर वो स्नातक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं या स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, तो 2000 रुपये हर महीने, प्रति मंथ, पर मंथ है ना, उनके खाते में आ जाएंगे। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले एग्जाम फाइट करनी पड़ेगी। एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हो तो सरकार आपको क्या करेगी? 2000 रुपये प्रतिमाह। अगर आप स्नातक में हो, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में हो, या फिर एमकॉम एमए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के प्रवेश और फाइनल में हो, तब आपको 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे आपके जो शैक्षणिक खर्चे होते हैं आपको उनको पूरा करने के लिए। अब ये जो राजस्थान टैलेंट एग्जाम है ना, इसकी थीम कैसे ली गई है? तो जैसे नेशनल टैलेंट एग्जाम होता है वही थीम है इसमें। राजस्थान टैलेंट एग्जाम में थीम क्या है? जो नेशनल टैलेंट हंट की थीम है वही होगा। कौन एलिजिबल है? तो कक्षा 10 के जो भी विद्यार्थी होंगे वो इसमें एलिजिबल होंगे। अच्छा, कक्षा 10 में विद्यार्थी है, अब 10 में विद्यार्थी है, अब वो कहेंगे कि आप तो दे रहे हो स्नातक में नहीं दे रहे, 11वीं से शुरू कर रहे हैं, लेकिन 11वीं 12वीं के अंदर उनको 1250 रुपये दे जाएंगे। तो 11वीं के 12 महीने, 12वीं के 12 महीने, इन दोनों में तो 1250 दे दिए, और उसके बाद इनको 2000 रुपये प्रतिमाह ग्रेजुएशन करने में और 2000 प्रतिमाह ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने में प्रतिमाह दिए जाएंगे। कितने बच्चों का चयन किया जाएगा इसमें? तो टोटल 10,000 स्टूडेंट का चयन इसमें किया जाएगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सैलरी शुरू हो जाएगी बच्चों की सैलरी ही शुरू हो जाएगी, प्रतिमाह उनके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं। तो ये एग्जाम पास आउट करना पड़ेगा, लेकिन जरूरी है। परीक्षा के लिए जो नोडल एजेंसी ये किसे बनाया गया? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्योंकि 10th के विद्यार्थी तो नोडल एजेंसी किसे बनाया जाएगा? सौभाग्य सी बात है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ये जो अजमेर में है उसे बनाया जाएगा। और इस संबंध में राजस्थान मुख्यमंत्री साहब ने 2023-24 में घोषणा करी थी। घोषणा कब करी? 2023-24 में करी थी। हाल ही में 19वें नेशनल गेम्स हुए। भारत ने कितने पदक जीते?
बताओ, एक ऑप्शन बताता हूं मैं आपको, 105, 106, 107, 108। तो भारत ने इस बार 107 पदक जीते हैं। अब इसमें राजस्थान के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है या पदक जीतने में अपना योगदान दिया, क्योंकि वो टीम का पार्ट हो सकते हैं। अब प्रश्न ये बन सकता है कि ये खिलाड़ी है, ये खेलते क्या है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखो अपने दिव्यांश पवार है, और दिव्यांश पवार के बारे में आपको पता है कि ये शूटर है और ये 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, दिव्यांश पवार निशानेबाज है और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता है। दिव्यांश है और गोल्ड जीता है। लेखराम खिलेरी और बाबूलाल यादव, ये दोनों क्या करते हैं, नौकायन चलाते हैं। अब राजस्थान में नौका कहाँ चला के सीखी इन्होंने पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी नौकायन में ये कांस्य पदक लेके आ गए। तो नौकायन के खिलाड़ी कौन कौन हो गए, एक तो लेखराम, एक हो गया बाबूलाल जी, इन्होंने लेखराम जी और बाबूलाल जी इन्होंने नौकायन में कांस्य पदक जीत के लाए हैं। बड़ी बात है। कहाँ पे इन्होंने, राजस्थान में जैसे मान लीजिए बहुत सारे जिले हैं तो वहां उन्होंने प्रैक्टिस करी होगी, तो और इसके बाद उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। अब मणिनी कौशिक है, इन्होंने 10 मीटर 3 पोजीशन शूटिंग के अंदर ये इन्होंने रजत पदक जीता है। तो मणिनी कौशिक का संबंध है शूटिंग से और इन्होंने जीता है रजत, यानी जो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। अर्जुन लाल जाट साहब है, ये भी नौकायन के खिलाड़ी है और इन्होंने भी रजत जीता है। अर्जुन लाल जाट इन्होंने क्या जीता है, रजत जीता है। अच्छा, दिव्य कीर्ति, इनका राजस्थान से संबंध है और इन्होंने बहुत ही शानदार इवेंट में, मैंने कहा था कि आपसे ड्रेसेस का एक इवेंट देखना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, सोनी मैक्स करके कोई चैनल है वहां पे। तो घुड़सवारी का ड्रेसेस जो इवेंट होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि घोड़ों की फैशन शो है एक तरीके से ये। इसमें दिव्य कीर्ति ने गोल्ड जीत के लाए हैं। क्या जीत के लाए हैं, गोल्ड जीता है दिव्य कीर्ति, गोल्ड। और ये किससे संबंधित है, घुड़सवारी से, घुड़सवारी ड्रेसेस से संबंधित है। अनंतजीत सिंह, इनका नाम, इन्होंने शूटिंग में जीता है रजत पदक। अनंतजीत सिंह ने शूटिंग में रजत जीता है। किरण बालियान ये शॉटपुट खेलते हैं, गोला फेंक जिसे हम कहते हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किरण ने कांस्य जीता है, किसमें, गोला फेंकते किरण। और सुनील कुमार ये कुश्ती खेलते हैं और रेसलिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसने, सुनील ने क्या किया है, सुनील ने कांस्य जीत के लाया है। और ये बताओ सुनील कौन सा खेल खेलते हैं, तो सुनील कुश्ती खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं सुनील, तो सुनील कुश्ती खेलते हैं। किरण बालियान ये गोला फेंकते हैं। महिला कबड्डी टीम राजस्थान के 4 खिलाड़ी थे, महिला कबड्डी टीम गोल्ड जीती और इसमें 4 खिलाड़ी राजस्थान के, एक तो निधि शर्मा, एक सुषमा शर्मा। ठीक है, निधि शर्मा, सुषमा शर्मा, मुस्कान मलिक और साक्षी कुमारी। निधि शर्मा, सुषमा शर्मा, मुस्कान मलिक और साक्षी कुमारी, ये 4 खिलाड़ी है जो वुमेन कबड्डी टीम के पार्ट थे। और कबड्डी टीम ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। पुरुष कबड्डी टीम में सचिन तंवर थे, ठीक है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। पुरुष क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता है, इसमें रवि बिश्नोई थे, राजस्थान के रवि बिश्नोई थे ना। लास्ट में जैसे मान लीजिए बांग्लादेश के साथ, वो नहीं, अफगानिस्तान के साथ हमारा फाइनल होने वाला था, लेकिन वो बारिश के कारण धुल गया। लेकिन गोल्ड किसे दिया गया, गोल्ड भारत को दिया गया, क्योंकि उनकी रेटिंग शानदार थी। तो कह सकते हैं एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, मोटा मोटी, ज्यादा समय लगाए वगैरह। तो दिव्यांश पवार ये निशानेबाज है, गोल्ड जीता है। लेखराम बाबूलाल क्या है, ये नौकायन के खिलाड़ी है। दिव्य कीर्ति बताओ, तो ये घुड़सवारी ड्रेसेस का हो गया। और किरण बालियान बताओ, ढूंढ के बता दो, कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शॉर्टपुट के खिलाड़ी है, जैसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टपुट को गोला फेंक भी कहते हैं। और उसके अलावा महिला कबड्डी टीम के 4 खिलाड़ियों के नाम बताओ, ठीक है बता दो। एक तो हो गया निधि शर्मा, एक हो गया सुषमा जी होगी, एक होगी मुस्कान। तो अगर गोल्ड जीतेंगे तो मुस्कान आएगी, बिल्कुल बात है। एक है साक्षी, और इस गोल्ड को देखने में साक्षी कौन बने, तो साक्षी कुमारी जी। अब मुस्कान तो मलिक है और साक्षी कुमारी है, तो साक्षी मलिक नाम होता है ना, एक जो हमारे रेसलर है साक्षी मलिक, तो उनका साक्षी नहीं, मुस्कान तो मलिक और साक्षी कुमारी, इन्होंने कबड्डी टीम में गोल्ड जीत के हैं, इसका रिलेट कर लेना है। और सचिन तंवर ये भी गोल्ड जीत के हैं, ये पुरुष कबड्डी टीम के खिलाड़ी थे। रवि बिश्नोई आपको पता ही है, IPL के स्टार है, भारत के स्टार है, भारत की आन बान शान है। अमेरिका की एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है जिसका नाम है कोडे नोस्ट, इन्होंने 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड किस होटल को दिए, 2023 का रीडर्स चॉइस अवार्ड जो कोडे नोस्ट मैगजीन है, जिसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, तो लेकिन आप समझ लेना, कोडे नोस्ट नाम की ये मैगजीन है जिन्होंने रीडर्स चॉइस अवार्ड दिया, किसे, ये अपनी उम्मेद होटल को दिया है। उम्मेद भवन होटल है ना, उसको दिया है। उम्मेद भवन होटल के बारे में बात करें तो इसका छितर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, छितर पैलेस, ठीक है, पैलेस का मतलब होता है महल, तो उम्मेद भवन कह दो, चित्र पैलेस कह दो। बात है कि ये अपनी खूबसूरत से उम्मेद भवन हो गया। और इसने जीता है, जो मैगजीन है कोडे नोस्ट, इसका
बेस्ट होटल का अवार्ड, और इसने शानदार अंक हासिल किए 98.700 में से 98.7% मार्क्स इन्होंने हासिल किए। जो भी इसकी जो वो होगी पैरामीटर्स होगी, उन पैरामीटर्स पे इतने खरे उतरे हैं ये। और इसका निर्माण, जो चित्र पैलेस का निर्माण है, उमेद सिंह ने करवाया था। कब? 1919 से 1944, 1929 से 1944 के मध्य, 1929 से 1944 के मध्य महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था। अब इस प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि चित्तर पैलेस का निर्माण किसने कराया। अब चित्तर से आप उमेद सिंह कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो लेकिन आपको याद रखना कि चित्तर पैलेस कह दो चाहे उमेद पैलेस कह दो, उमेद भवन कह दो, एक ही बात है, और ये उमेद सिंह ने बनवाया था। और ये कोडेनोस ट्रेवलर मैगजीन कहाँ की है? तो ये है न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका की, यूएसए की ये है। तो इस प्रकार से क्या 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 निकल के आया कि कोडेनोस जो मैगजीन है, इसका जो बेस्ट जो रीडर्स चॉइस अवार्ड है किसे दिया गया है? उमेद भवन होटल को दिया गया है। और इसका निर्माण 1929 से 1944 के मध्य उमेद सिंह ने करवाया था, और इसको हम चित्तर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कहां पे? उदयपुर में। इन्होंने हाल में मक्का की एक नई किस्म, संकर किस्म डेवलप की है, और उस किस्म का नाम क्या दिया है? तो प्रताप संकर मक्का 6। क्या नाम दिया है? प्रताप संकर मक्का 6। ठीक है, तो इस प्रकार ये इन्होंने इस मक्के की किस्म का नाम दिया है। प्रताप संकर 6 नाम किसकी किस्म है? ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, जैसे अक्सर पूछते हैं। और केसवन राजस्थान में अगर बात करें तो 1 नवंबर 1999 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को 2 भागों में विभक्त कर इसकी स्थापना करी गई थी। तो पहले राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय एक ही था, उसके 2 भाग कर दिए। तो एक भाग ये महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बन गया, और एक वो बीकानेर वाला रह गया। और राजस्थान में अन्य विश्वविद्यालय की बात करें तो केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय हो गया एक। तो केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे? बीकानेर में, स्थापना 1987 में। तो पहले 1987 में एकमात्र यही था, बाद में 1999 में एक और स्थापना कर दी। फिर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी 2013 में। जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना कब करेगी? 2013 में करी गई। और ये ऐसा पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसने संविधान पार्क बना लिया है अपना। बाकी तो हालांकि अभी आगे धीरे धीरे सारे यूनिवर्सिटीज बना लेंगे, लेकिन पहला एग्री यूनिवर्सिटी जिसने अपना संविधान पार्क डेवलप कर लिया है वो जोधपुर वाला है, और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। जब जोधपुर में स्थापना हुई थी उसी साल कोटा के भी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यानी 2013 में। और उसी साल करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है ना जोबनेर जयपुर में, इसकी भी स्थापना उसी साल हुई थी। तो इस प्रकार देखते हैं तो कौन कौन से कृषि विश्वविद्यालय? केशवानंद, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, कोटा कृषि विश्वविद्यालय, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, और महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर है। आगे चलते हैं। राजस्थान के लोक सेवा आयोग के नए जो पद खाली थे ना, उन पर नई नियुक्तियां करी गई है, और उसमें जो 3 रिक्त पद थे उनको भर दिया गया है। किस किस को दिया गया है? तो एक तो बनाया गया साहब अपने कैलाश चंद मीणा साहब को। किसे बनाया गया? कैलाश चंद मीणा साहब को। एक प्रोफेसर अयूब खान को इसका सदस्य, आरपीएससी के सदस्य बनाया गया। आरपीएससी के नवीन सदस्य है ना, नवीन सदस्य। और एक तो कैलाश चंद मीणा को, एक प्रोफेसर अयूब खान को, एक कर्नल केसरी सिंह को। एक किसे बनाया गया? कर्नल केसरी सिंह साहब को बनाया गया। ठीक है, कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर अयूब खान, कर्नल केसरी सिंह, इन 3 को इस पदों पर नियुक्त किया गया है। अभी देखो केसरी सिंह चर्चा में काफी सुर्खियों में, तो एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना है। थोड़े से मतलब मुख्यमंत्री साहब को इस संबंध में कोई ट्वीट आया है, आप कनेक्ट करना है थोड़ा सा, ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई। कब हुई? 22 दिसंबर 1949 को। इसके अध्यक्ष थे एसके घोष। अब आरपीएससी की स्थापना के संबंध में जो ये फैक्ट है ना, इसको थोड़ा सा डाउट में रखना है ना, एग्जैक्टली ये याद मत रखना, इसको भूल जाओ एक बार। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? एसके घोष थे, ये याद रखो। प्रारंभ में इसके 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। अब वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य, अध्यक्ष तो हो गए संजय कुमार, और 3 नए सदस्य कौन से हो गए? कैलाश, अयूब और कर्नल केसरी सिंह जी साहब। ठीक है, कैलाश चंद मीणा साहब, प्रोफेसर अयूब खान साहब और कर्नल केसरी सिंह साहब, ये आरपीएससी के नवीन सदस्य। एक संजय कुमार क्षेत्रीय साहब हो गए। तो 8 में से 4 तो आपको पता हो गए। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो वो, और या जो अध्यक्ष है वो, यही पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। नियुक्तियों की बात करें तो आरपीएससी की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के आर्टिकल 316(1) के अंतर्गत होती है। 316 क्लोज 1 के तहत होती है, और ये राज्यपाल द्वारा की जाती है इनकी नियुक्तियां। लेकिन हटा कौन सकता है? तो इन्हें मतलब राज्य सरकार नहीं हटा सकती, इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसका संवैधानिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पे? तो अजमेर में, गोगरा घाटी में। कार्यकाल कितना होता है अध्यक्ष सदस्य का? तो या तो 6 वर्ष, अध्यक्ष मतलब सदस्य होता है 6 वर्ष अधिकतम, या 62 साल की उम्र तक, 62 साल की उम्र तक सदस्य आरपीएससी का रह सकता है। अगर यूपीएससी की बात करें तो 65 ईयर हो जाती है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा करी।
यानी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा करी थी, जिसमें एक अपना प्यारा राजस्थान भी था। कब मतदान होगा? तो पहले तो इन्होंने कहा था कि 23 नवंबर को होगा। बाद में उन्होंने कुछ हमारे जो सांसद थे और कुछ जैसे मान लीजिए संस्था हैं, उनके अध्यक्ष, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जो 23 नवंबर है उस दिन देव उठनी 11 से। और देव उठनी 11 को क्या होता है, बहुत सारे विवाह वगैरह होते हैं, इस कारण लोग वहां बिजी होंगे तो वो अपने वोट को कास्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो लोकतंत्र का पर्पज है वो सोल्व नहीं हो पाएगा। तो निर्वाचन आयोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र इतना आगे बढ़ा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण निर्वाचन आयोग ही है। एक स्वतंत्र संस्था है, जब आचार संहिता लग जाती है तो सबसे पावरफुल चुनाव आयोग ही बन जाता है। इसी कारण चाहे एक व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, निर्वाचन आयोग के सामने वो बहुत छोटा हो जाता है। उसके बाद जब आचार संहिता लग जाती है तभी तो निष्पक्ष चुनाव कर पाती है ना निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग है वो बेहद ही सेंसिटिव संस्था है, बहुत ही बेहतरीन कार्य करा है। जैसे अगर हम बाकी लोकतंत्र की बात करें तो वो इतने डेवलप नहीं हुए, भारत के आसपास की बात करते हैं, वहां जैसे राजतंत्र, तानाशाही, ये सब रही है। लेकिन भारत में देखो, भारत में कितने शानदार तरीके से लगातार लोकतंत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे पहले चुनाव की बात करें तो लगभग 45-50% के आसपास वोटिंग हुई थी, और पिछले राजस्थान विधानसभा चुनाव में 72% वोटिंग हो गई। अब 72% वोटिंग का मतलब समझते हो आप? बहुत सारे लोग तो बाहर रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं मतलब जहां से वोट कास्ट कर ही नहीं सकते। इसके बावजूद अब निर्वाचन आयोग इसमें और भी नवाचार लगातार कर रहा है, और धीरे धीरे आने वाले समय में निर्वाचन आयोग ना इतने बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है, इतनी तन्मयता से कार्य कर रहा है ना, तो भारत में और ज्यादा लोकतंत्र की जड़ें है ना वो मजबूत ही करेगा, ये मान के चलो आप। अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो हमने इतने बारी बात कर ली कि निर्वाचन आयोग इतना महत्वपूर्ण संस्थान है। इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अब देखो, जिस दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई उसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? राज्य मतलब भारत निर्वाचन आयोग। और जो सरपंच और इनके चुनाव कौन कराता है? नगर निकायों के, पंचायती राज के, ये कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 15 नंबर का भाग है ना वो संबंधित है। आर्टिकल कितना है? 324 से 329 के मध्य ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान में राजीव कुमार साहब है, और निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और इनका कार्यकाल 6 साल और 65 साल होता है। 6-65 जैसे यूपीएससी के सदस्य को होता है कार्यकाल, वैसा ही निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष सदस्य है उनका कार्यकाल रहता है। तो ये सारी बातें क्लियर कर ली। निर्वाचन कब होगा राजस्थान में? 25 नवंबर को विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले। आचार संहिता लग चुकी है, और 200 विधानसभा सीटों पे 25 तारीख को चुनाव होगा। पहले 23 को होना था, लेकिन बदल के कितना कर दिया? 25 नवंबर 2023 कर दिया। उस दिन वार कौन सा पड़ेगा? गुरुवार पड़ेगा। इतनी सारी बात चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन? राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता साहब। अब हम जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियोस में हम देख रहे थे कि हम राजस्थान की कला संस्कृति के कुछ पार्ट्स उठा रहे हैं, और करंट अफेयर के साथ उनको भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके वो गागर में सागर बनने वाली बात हो जाए, थोड़े में ज्यादा हो जाए, और थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता वाली बात भी साथ में चरितार्थ हो जाए। तो देखो, प्रमुख मेलों की बात करें तो हमने अब आज हम देखेंगे अजमेर के मेले। तो अजमेर में कौन कौन से? तो पुष्कर मेला हो गया, ये कार्तिक की पूर्णिमा को पड़ता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को अजमेर में पुष्कर मेला पड़ता है। ठीक है, पुष्कर मेला कार्तिक की पूर्णिमा को, और इसे अजमेर मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है। बादशाह मेला ये ब्यावर में पड़ता है। बादशाह का मेला ब्यावर में चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकम को बादशाह मेला पड़ता है ब्यावर में। हरियाली माउस मांगलेवास में पड़ता है। हरियाली माउस का मेला कहाँ पड़ता है? मांगलेवास में। श्रावण की माउस को, हरियाली होगी तो श्रावण की, और माउस तो स्पष्ट हो गया कि अमावस्या को होगी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पड़ता है? ये अजमेर में पड़ता है। और लालिया काड़ा का मेला कहाँ पड़ता है? नरसिंह चतुर्दशी को पड़ता है, ये भी अजमेर में पड़ता है। तो लालिया काड़ा, लाल और काड़ा मेला कहाँ पड़ता है? ये अजमेर में पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान के हाट में, अजमेर में पड़ता है। आगे चलते हैं। डूंगरपुर के मेलों की बात करते हैं तो एक तो गलियाकोट का उर्स पड़ता है, सीधी सी बात है। एक बेनेश्वर मेला पड़ता है। अब बेनेश्वर मेला प्रश्न ये बनता है कि कौन कौन सी नदियों के संगम पे? तो ये सोम माही और जाखम नदियों का संगम है। और कहाँ पे? तो ये बेनेश्वर घाट पे, नवाटपुरा गांव के अंदर पड़ता है। और माघ महीने की पूर्णिमा को, किस महीने को? माघ पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। आदिवासियों कुंभ, बागड़ का कुंभ, ये सारी बातें आपको रटी हुई। वैसे भी प्रतापगढ़ को गौतमेश्वर मेला पड़ता है अर्नोद में। अर्नोद कहाँ है? ये अर्नोद प्रतापगढ़ में है, और ये वैशाख पूर्णिमा को पड़ता है। तो गौतमेश्वर, वैशाख पूर्णिमा और प्रतापगढ़ में। झालावाड़ में चंद्रभागा मेला पड़ता है, एग्जाम इस बार भी आया था, कार्तिक की पूर्णिमा को पड़ता है। ये कब पड़ता है? कार्तिक की पूर्णिमा को। इसे हाड़ौती का सुरंगा भी कहते हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ये थोड़ा अलग हो गया। हाड़ौती का सुरंगा किसे कहते हैं? तो ये चंद्रभागा मेले को कहते हैं। कोटा में दशहरा मेला भरता ही है, इस बार एमएसएमई मेला भी भरा।
और आसवें शुक्ल पक्ष विजयदशमी को, मतलब जब विजयदशमी होती है ना, नवोत्तर दशरथ वो विजयदशमी उसी कहते हैं। और माधव सिंह प्रथम के कार्यकाल से शुरू हुआ था दशहरा मेला, ठीक है, दशहरे को ये आयोजन होता है। हर घर पंचायत अभियान, अब हम कुछ फैक्ट पहले के जो करंट अफेयर है वो भी देख लेते थोड़ा थोड़ा करके, ताकि पीछे के करंट अफेयर को हम कवर कर सके। हर घर पंचायत अभियान ये जनवरी में शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया? तो हर घर पंचायत अभियान ये पुनखर अलवर से शुरू किया गया। कहां से? पुनखर अलवर से, पुनखर अलवर से शुरू किया गया हर घर पंचायत अभियान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बाकी आपको इतना ध्यान रखना कि हर घर पंचायत अभियान जनवरी के महीने में पुनखर अलवर से शुरू किया गया। अंततः नियंत्रण नीति के बारे में बात कर चुके, 13 जनवरी 2023 को आए। और राइट टू साइट विजन इसका उद्देश्य है। और इस प्रकार की पॉलिसी लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य, हम पहले पढ़ चुके हैं। अंततः प्रसार की दर 1.2 है, जिसे 0.3% पे लेके आना है हमें। और उद्देश्य, एक लक्ष्य क्या कर लिया इसके लिए, जितने मेडिकल कॉलेज होंगे उनमें कैरिटोप्लास्ट सेंटर और आई बैंक अनिवार्य रूप से होने चाहिए, जितने मेडिकल कॉलेज है राजस्थान में उनमें, ये बात कही गई है। अंततः नियंत्रण नीति 13 जनवरी 2023, क्या डेट है? 13/1/23, ठीक है। और हर घर पंचायत पुनखर अलवर। आगे चलते हैं, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं। तो इसका गठन कब हुआ? तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 13 अप्रैल 2006 को। 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई। कब हुई? 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई। सूचना का अधिकार जो अधिनियम है उसकी धारा 15 के तहत इसकी स्थापना हुई। तो कौन सी धारा के, किसके तहत इसकी स्थापना हुई? राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। कौन सी धारा के तहत? तो धारा 15 के तहत, ठीक है। राजस्थान के पहले सूचना आयुक्त MD कोरोनी, कौन थे? कोरोनी साहब है राजस्थान के पहले सूचना आयुक्त थे। और इसमें एक तो मुख्य आयुक्त होता है और 4 सूचना आयुक्त होते हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? DB गुप्ता है। और सूचना आयुक्त राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मण सिंह राठौड़, शीतल धनखड़ और मोहनलाल लाटर। मोहनलाल लाटर नवीन बने, ये याद रखना है। नवीन कौन बने? मोहनलाल लाटर साहब नवीन सूचना आयुक्त बने, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही। अगर पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर जरूर कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बताओ यार, थोड़ा स्प्रेड करो ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें। अधिक व्यूज आएंगे तो हम भी, मतलब ये काम प्रायोरिटी बेस पे कर सकते हैं ना बाद में, अगर हम इसमें ग्रोथ करते हैं तो। बाकी आपको समझता आ रहा हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।